लेट्स हेड टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। एप्लीकेबिलिटी में बेसिकली एक चार्ट बना दिया मैंने, थोड़ा टाइम लगा इसमें, बट इसमें एक चार्ट बना दिया मैंने जो कि आपको काफी हद तक मदद कर देगा। कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है बेसिकली। तो आपके नॉर्मली स्टडी मटेरियल के अंदर पहले लेवल 1 का बता रखा है, फिर लेवल 2 का बता रखा है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपको कोलेट करना ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड ऑल। तो इस चार्ट से आपको काफी हेल्प होगी आई होप। तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये चार्ट। ऑलराइट, सो लेट्स सी द बेसिस लेवल 1 यूनिट एंड लेवल 2 यूनिट। तो ये अमेंडेड भी है फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले 3 लेवल हुआ करते थे, अब 2 लेवल रह गए सिर्फ, लेवल 1 लेवल 2। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू। पीरियोडिसिटी का मतलब कि अगर कोई प्रैक्टिस यूनिट लेवल 1 यूनिट में आती है, लेवल 1 यूनिट के अंदर कवर हो जाती है, देन उनका पीयर रिव्यू वंस इन 3 years होगा। मतलब 3 साल में एक बार तो एटलीस्ट पीयर रिव्यू उनका होएगा ही होएगा। एंड इफ द practice unit is covered in level 2 unit, then the periodicity is once in 4 years. All right, तो periodicity cover हो गई। second is about this पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। सारे के सारे बैंक्स आ गए बेसिकली, ये याद रखना। तो उनका अगर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है तो हमारा वो लेवल 1 के अंदर आ जाएगा। और अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है या इंटरनल ऑडिट है या कॉन्करेंट ऑडिट है या सिस्टम्स ऑडिट है या टैक्स ऑडिट है या डिपार्टमेंटल रिव्यू है ऑफ द ब्रांचेस एंड द ऑफिसेज, देन वो लेवल 2 यूनिट के अंदर कवर होंगे। ऑलराइट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रखी है, फिर उसका भी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बोल रखा है। अगर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट में कवर होते हैं, देन लेवल 1 यूनिट के अंदर वो प्रैक्टिस यूनिट कवर हो रही होगी। अगर प्रैक्टिस यूनिट जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, देन दैट प्रैक्टिस यूनिट शैल बी कवर्ड इन लेवल 1 यूनिट। ऑलराइट, और लेवल 2 में इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रखी। नेक्स्ट, कमिंग टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, central or state public sector undertaking, and the criteria is based upon the PUSE मतलब paid up share capital and the turnover। तो अगर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बोल रखा है, देन वंस इन 3 years लेवल 1 यूनिट में कवर हो जाएगा। और इसमें स्टैट्यूटरी इंटरनल की सेम बात ऊपर वाली, जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल रिव्यू हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, सिस्टम्स ऑडिट हो गया, कॉन्करेंट ऑडिट हो गया, सॉरी, इंटरनल ऑडिट हो गया एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, देन वो लेवल 2 यूनिट के अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें भी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बोल रखा है और इसमें नॉट मेंशन्ड, इसमें भी सिंपली ये बोल रखा है। तो यहाँ पे हेंस अदर देन सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट सिंपली, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बोल दिया, तो कहाँ कहाँ अभी तक सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट आया है? एक तो बैंक्स के ऊपर आया है, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आया है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर आया है, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर आया है। तो इन सब के ऊपर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आएगा, तो लेवल 1 यूनिट कहलाएगा। लेवल 1 यूनिट के अंदर आ जाएगी वो प्रैक्टिस यूनिट, एंड लेवल 2 यूनिट के अंदर इन सब के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, कॉन्करेंट ऑडिट हो गया, सिस्टम ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, डिपार्टमेंटल रिव्यू हो गया, एक्सेप्ट फॉर द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में बात नहीं कर रखी, और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसके बारे में बात नहीं कर रखी। देन लेवल 2 के बाकी जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं उन सब में बाकी ऑडिट लेवल 2 में, और सिर्फ सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में लेवल 1 में बात कर रखी है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द इंश्योरेंस कंपनीज एंड रीजनल रूरल बैंक्स। उसमें भी सेम बात बोल रखी है सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में, और उसमें भी स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कॉन्करेंट वगैरह जितने भी हमारे अभी तक पढ़े हैं। रीजनल रूरल बैंक हमारी ये अमेंडमेंट है, और इंश्योरेंस कंपनीज। ऑलराइट, तो ये सेम चीज है ऊपर जैसे। अब आते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों में जो कि मैंने और ज्यादा, जो बिल्कुल न्यू है हमारे लिए मतलब। तो अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या फिर म्यूचुअल फंड्स है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं हम। ऑलराइट, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड्स का, या फिर एंटरप्राइजेस जिसकी लिस्टेड है, जो लिस्टेड है, जिनकी इक्विटी या फिर डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन इंडिया और इन अब्रॉड। ऑलराइट, तो उनकी बात भी कर रहे हैं। अगर उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो, मतलब लिस्टेड कंपनी का अगर आप स्टैट ऑडिट कर रहे हो, देन यू आर कवर्ड इन लेवल 1 यूनिट, लेवल 1 एंटिटी, then that practice unit will be covered in level 1 unit। all right, or any body corporate including trusts which are covered under public interest entities। public interest के लिए कोई ट्रस्ट बना है, देन उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो वो लेवल 1 के अंदर इंक्लूड होएगा। और इसके अंदर कुछ भी नहीं बोल रखा लेवल 2 के बारे में। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा कोई भी ऑडिट मतलब कवर नहीं किया गया है इसके अंदर, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स,
एंड जिसकी लिस्टेड कंपनी होगी, लिस्टेड इन द सेंस इंडिया में भी हो सकती है, अब्रॉड भी हो सकती है, इक्विटी भी लिस्ट हो सकती है, डेट भी लिस्ट हो सकता है। और तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा जो कि ट्रस्ट वगैरह है विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। और इन सबका स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर करता है कोई प्रैक्टिस यूनिट, देन दैट प्रैक्टिस यूनिट विल बी कवर्ड इन लेवल वन एंटिटी। ऑलराइट, फिर एनबीएफसी में सिंपली ये दोनों में सेम बात बोल रखी है, लेवल 1 में भी लेवल 2 में भी, दैट एज मे बी डिफाइंड बाय द बोर्ड। तो इसका कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि डिफाइंड बाय बोर्ड में रूल्स में बताना चाहिए, तो वो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर कवर नहीं था। ऑलराइट, अब आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात। अगर नेटवर्थ किसी कंपनी की, कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी याद रखना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी अगर आएगी तो सीधा उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर लिस्टेड एंटिटी का करोगे तो वो लेवल 1 के अंदर कवर हो जाएगी, याद रखना ये वाली बात। और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है और उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन 250 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, एंड एट एनी टाइम 250 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ जाती है एक कंपनी की, देन उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, अगर कोई प्रैक्टिस यूनिट एंटिटी प्रैक्टिस यूनिट अगर करती है स्टैट्यूटरी ऑडिट, देन 250 करोड़ से ऊपर का उसका नेटवर्थ है अगर, तो लेवल 1 में कवर हो जाएगी। और लेवल 2 के अंदर कौन कौन सी कवर होंगी? जिसका नेटवर्थ 5 करोड़ से ऊपर है और 250 करोड़ से नीचे है, या फिर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। याद रखना टर्नओवर की बात कर रही है यहाँ पे, एनुअल टर्नओवर की बात कर रखी है, ठीक है। If the annual turnover is more than 50 crore or the net worth is more than 5 crore but less than 250 crore, then then the practice unit which is doing statutory audit of that company, जिसका लिमिट बताया मैंने, that practice unit will be covered in level 2 entity. All right, और अगर 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ है एक कंपनी का, देन वो लेवल 1 में आ जाएगा। और ये वाली बात याद रखना कि वो लेवल लिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहे। लिस्टेड कंपनी ऑलवेज, अगर कोई प्रैक्टिस यूनिट जिसका ऑडिट करती है लिस्टेड कंपनी का, तो वो लेवल 1 में ही आएगी, ठीक है। अब आते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात अगेन, विच हैव रेज्ड फंड फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसने पब्लिक डिपॉजिट ले रखे हो या फिर बैंक से फंड रिसीव कर रखे हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स रेज कर रखे हो मोर देन 50 करोड़ से, और या फिर उसने डोनेशन रेज कर रखी हो मोर देन 50 करोड़ की, या फिर उसने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फंड्स रेज कर रखे हो मोर देन 50 करोड़ की। तो ये 3 पॉइंट मैंने इकट्ठे लिख दिए यहाँ पे। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं जो कि 50 करोड़ की लिमिट को बता रहे हैं? एक तो फंड रेज करना फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर किसी डोनेशन के थ्रू। 50 करोड़ से ऊपर का अगर कंपनी फंड रेज करती है और उस कंपनी का प्रैक्टिस यूनिट, कोई भी प्रैक्टिस यूनिट अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही है, तो वो प्रैक्टिस यूनिट लेवल 1 एंटिटी कहलाएगी, ये याद रखना। अब 50 करोड़ अगर टर्नओवर की बात करते हैं, टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है कंपनी का, उसका ऑडिट करते हैं, तो उसका पॉइंट इसमें कंफ्यूज मत होना, उसका ऊपर वाला यहाँ पे कवर हो जाएगा। इफ मोर देन 50 करोड़ टर्नओवर होता है किसी कंपनी का, उसका स्टैट ऑडिट करते हैं, तो वो लेवल 2 एंटिटी में कहलाएगी, ये याद रखना। और यहाँ पे बोल रखा है कि रेज्ड फंड फ्रॉम पब्लिक और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ मोर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़। इसमें जो बस आप इसका ये वाला पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट को आप कंपैरेटिवली लर्न कर सकते हो कि अगर 50 करोड़ से ऊपर का है पब्लिक डिपॉजिट या फिर बैंक से हमने फंड रेज कर रखे हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज कर रखे हैं, इफ मोर देन 50 करोड़ तो प्रैक्टिस यूनिट उसका ऑडिट करेगी, तो लेवल 1। और अगर 25 करोड़ से ऊपर है बट 50 करोड़ से कम है, देन वो लेवल 2 में, वो प्रैक्टिस यूनिट लेवल 2 में कहलाएगी, ठीक है। और इसके बारे में बात नहीं कर रखी, दैट डोनेशंस वगैरह के बारे में और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट UDINs जनरेटेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर डिटरमाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर बोर्ड ने कुछ पर्टिकुलर नंबर आधार कार्ड के लिए मान लो इसके लिए कि डिटरमाइन कर रखा है, देन अगर उससे ज्यादा बार कर लेती है, तो ये इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, तो अगर उससे ज्यादा बार कोई भी प्रैक्टिस यूनिट उसको जनरेट कर लेती है, देन वो कंपनी, वो प्रैक्टिस यूनिट लेवल 2 एंटिटी कहलाएगी, ठीक है। और ऑल अदर देन मेंशन्ड अबव, ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, दैट कितने भी मतलब ऊपर जो भी मेंशन्ड किया गया है, ऊपर जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं लेवल 2 में, अगर उसमें कोई भी
प्रैक्टिस यूनिट एंड प्रैक्टिस यूनिट जितनी भी हैं वो कवर नहीं होती तो वो लेवल 2 में क्या मानी जाएंगी। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक चीज मिसिंग है विच आई विल शो यू हियर। इफ लेवल 1 के अंदर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द अबव एंटिटीज। तो लेवल 1 में जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर उनका उसके पेरेंट का या फिर एसोसिएट का या जॉइंट वेंचर का या फिर सब्सिडरी का स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है कोई प्रैक्टिस यूनिट, देन दैट प्रैक्टिस यूनिट विल आल्सो बी कवर्ड इन लेवल 1 एंटिटी। सो यस, आपकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे फिनिश हो जानी चाहिए, बस छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, वो एक बार आप पढ़ लेते हैं। स्पेशल केस रिव्यू, द बोर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द सेक्रेटरी आईसीआई, मतलब कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है बोर्ड, देन दैट कैन ऑर्डर मे कंडक्ट अ स्पेशल रिव्यू ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट, मतलब उसके आगे उसके लिए स्पेशल रिव्यू करा जा सकता है अगर कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है प्रैक्टिस यूनिट के द्वारा के लिए। ऑलराइट, मतलब डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट कर सकता है या फिर एनी अदर रेगुलेटर भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट एनी प्रैक्टिस यूनिट नॉट सेलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू में सुओ मोटो अप्लाई टू द बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ पीयर रिव्यू, मतलब कोई भी प्रैक्टिस यूनिट खुद भी जाके बोल सकती है सुओ मोटो कि बोर्ड को, बोर्ड यहाँ पे पीयर रिव्यू बोर्ड होता है बेसिकली, तो उनको बोल सकते हैं कि हमारा भी पीयर रिव्यू कंडक्ट करवाओ। द बोर्ड शैल एक्ट अपॉन द सेम विद इन 30 डेज, तो 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड हमारा एक्ट उसके ऊपर एक्शन लेगा। एंड ऑडिटी, मतलब क्लाइंट जो होता है वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड को फॉर इट्स ऑडिटर टू बी पीयर रिव्यूड, मतलब जो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कंपनी भी जा सकती है पीयर रिव्यू के पास, पीयर रिव्यू बोर्ड के पास, दैट हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का आप पीयर रिव्यू करवाइए। तो उसके ऊपर भी 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड शैल एक्ट। ऑलराइट, एंड द बोर्ड में with the approval of the council modify any of the above criteria, ऊपर का क्राइटेरिया को चेंज भी कर सकता है बोर्ड after getting approval from the council. I hope you got this applicability part as well.